Hello students, today we will discuss the binomial distribution of the probability। तो देखिए बेटा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक ख़ास प्रकार का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि आप इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा गया? क्योंकि एक जेम्स बर्नौली नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो बेटा उन्होंने जो है ना कुछ कंडीशंस रखी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार करने के लिए। उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि बाइनोमियल ट्रायल्स बताया कि बाइनोमियल ट्रायल्स इस टाइप का होना चाहिए तो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। ठीक है बेटा, तो देखो कंडीशंस क्या है बर्नौली ट्रायल्स की। बर्नौलीज ट्रायल्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो अगर ये कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है ना, ये ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिर लग जाएगा। तो क्या होता है बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं बेटा? इस क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? दे आर फाइनाइट इन नंबर। तो ऐसे जो ट्रायल्स हैं वो कैसे होने चाहिए? फाइनाइट इन नंबर। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फानाइट हम उसको ट्रायल करते जा रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? फाइनाइट इन नंबर होना चाहिए। सेकंड क्या है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो ट्रायल्स जितने भी हैं वो जितने भी ट्रायल्स हैं वो कैसे होने चाहिए? वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, ईच ट्रायल्स हैड एग्जैक्टली 2 आउटकम्स। ठीक है ना, हर ट्रायल्स के एग्जैक्टली 2 आउटकम्स होने चाहिए। उनको हम सक्सेस और फेलियर मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमें चाहिए उसको सक्सेस मान लिया, जो हमें नहीं चाहिए वो क्या मान लिया? वो फेलियर मान लिया। नेक्स्ट है फोर्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की और फेलियर की कैसी रहेगी? दोनों की सेम रहेगी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हर ट्रायल में सेम रहेगी, ठीक है ना। फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हर ट्रायल में सेम रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी डाइस को थ्रो कर रहे हैं और मुझे चाहिए लेस देन 3 नंबर, ठीक है ना, कोई नंबर चाहिए लेस देन 3, तो 1 2 आ गया तो मेरे को सक्सेस मिल जाएगा। 1 2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 2 आने का। तो इसका होगा बेटा 2 नंबर्स हैं, 2/6 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 जो सक्सेस है वो हर ट्रायल्स में 1/3 रहना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी ट्रायल्स में मैंने 3 से छोटा नंबर मांग लिया, अगले ट्रायल्स में मैं 4 से बड़ा नंबर मांग लूँगा, उससे अगले ट्रायल्स में मैं कुछ और मांग लूँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर ट्रायल्स में सेम प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए सक्सेस की और सेम आनी चाहिए फेलियर की। तो ये 4 कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड करेंगी तो फिर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? ए रैंडम वेरिएबल विच टेक्स वैल्यूज 0 1 2 up to n is said to be binomial distribution if probability distribution function is given by p x equal to r equal to ncr q raised to the power n minus r into p raised to the power r, where r equal to 0 1 2 3 up to n। तो यहाँ पर क्या है कि r की वैल्यू जो होंगी 0 1 2 3 up to n होगी। ठीक है ना, जैसे कि आपने बाइनोमियल जो थ्योरम है उसका आपने क्या पढ़ा है? जनरल टर्म। आप जनरल टर्म पढ़ते हैं तो क्या होता है? NCR, ठीक है ना, NCR a रेज टू द पावर n माइनस आर इंटू बी रेज टू द पावर r, इस टाइप का जनरल वो बाइनोमियल थ्योरम होता है। वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो बेटा ये r इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n तक होगा। n क्या है, p क्या है, q क्या है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। तो देखो वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट p है, ठीक है, जो हम चाहते हैं, ठीक है ना, उसको हम सक्सेस मान रहे हैं। तो जो p क्या है ये बेटा सक्सेस है, ठीक है ना, ये सक्सेस है जो हमें चाहिए। मतलब जो ट्रायल हो रहा है उसमें हमें क्या चाहिए? वो सक्सेस हो गया, उसको हम p कंसीडर करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग द इवेंट उसको हमने q मान लिया। जो फेलियर का केस है उसको मैंने q मानते हैं, ठीक है ना। फेलियर, जो फेलियर कंडीशन है उसको हमने क्या मानते हैं बेटा? q मानते हैं। तो कभी कभी वो डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है ना। जो चाहिए उसको सक्सेस मान लो, जो नहीं चाहिए उसको हम फेलियर केस मान लेते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होते हैं? n होते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो n है, ठीक है। और p q दोनों क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर होना चाहिए। एंड p प्लस q हमेशा 1 होता है,
ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है बेटा, तो देखिए अब इसके लिए क्या करते हैं, इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा क्वेश्चन है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कि पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स इफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 नो सक्सेस, सेकंड 6 सक्सेसेस, थर्ड एट लीस्ट 6 सक्सेसेस एंड फोर्थ एट मोस्ट 6 सक्सेसेस। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि किसी पेयर ऑफ डाइस को मैंने थ्रो किया, कितने टाइम्स थ्रो किया, 7 टाइम्स थ्रो किया। 7 टाइम्स जब थ्रो किया इसको मैंने, तो मेरे को क्या लाना है, 7 लाना है। दोनों पे जो नंबर आएगा डाइस पर उनका सम क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो उसको मैंने कंसिडर सक्सेस करना है। ठीक है, सक्सेस कंसिडर करना है उसको। तो बेटा आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नो सक्सेस, मान लीजिए कि 7 टाइम्स डाइस को थ्रो किया जाएगा, तो नो सक्सेस का मतलब ये है कि वो प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें कि 7 टाइम्स में से किसी भी टाइम सक्सेस आए ही ना। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा है 6 सक्सेसेस, इसका मतलब है कि जो 7 थ्रो हो रहे हैं डाइस के, पेयर ऑफ डाइस के, उनमें से 6 टाइम्स क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है ना, 6 सक्सेसेस आने चाहिए, मतलब ये। ठीक है ना, सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास क्या पूछ रहा है कि 7 जो आना चाहिए वो कितने बार आना चाहिए, वो 6 टाइम्स आना चाहिए, 6 सक्सेसेस आना चाहिए। और वो थर्ड में क्या करें, एटलीस्ट 6 सक्सेसेस, इसका मतलब कम से कम जो 7 आना चाहिए, दोनों पे जो सम आ रहा है वो 7 कम से कम कितने बार आना चाहिए, वो 6 बार आना चाहिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है ना, वो 6 टाइम्स क्या आ सकता है हमारे पास, 7 आना चाहिए जो दोनों का सम है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या करना है कि सॉल्यूशन इसका लेट P denote the probability of getting a total of 7। ठीक है ना, let P denote the probability of getting a total of 7, total of 7 when a pair of dice are thrown 7 times, when a pair of dice is thrown। ठीक है ना, बस एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहले आपको ये देखना है। तो बेटा P कितना हो जाएगा, देखो 7 किस किस केस से आ सकता है, क्या क्या केस मेरे पास हो सकते हैं। जब पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल 36 केस बनेंगे। अब 36 केस जब बन जाएंगे मेरे पास, उनमें से मुझे ये देखना है कि 7 कितने टाइम्स आएगा। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, 1 6 आ जाए, पहली डाइस पे 1 आ जाए, दूसरी पे 6 आ जाए, दूसरी पे पहली पे 2 आ जाए, फिर 5 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है ना, फिर 4 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए और फिर 6 आ जाए, 1 आ जाए। तो कितने हमारे पास केस ऐसे हैं जिनमें कि 7 आ सकता है। 36 केसेस में से फेवर में हमारे में फेवरेबल केसेस कितने हैं जिसमें कि टोटल जो है कितना बनना है, 7 बनना है। तो बेटा 7 जो सम बनना है वो कितने केसेस में बनना है, 1 2 3 4 5 6 केसेस में हमारे पास टोटल 7 बनना है। तो इसका मतलब है जो हमने प्रोबेबिलिटी P है वो हमारे पास सक्सेस की है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 1/6। तो बेटा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेलियर वाले केस की क्या हो जाएगी, या तो आप 30/36 कर लो या फिर इसको 1 में से माइनस कर लो। तो 1 - 1/6 इक्वल टू कितना, 5/6। जैसा कि आपको पता है कि P और Q दोनों क्या होता है, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं बेटा, 7 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7। ठीक है ना, अब क्या कहना है, अब मैंने लेट किया, लेट x बी द बाइनोमियल वेरिएट। ठीक है, एंड
डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है ना, डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस। एक्स मैंने बाइनोमियल वेरिएट मान लिया जो किसको डिनोट कर रहा है, सक्सेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा बेटा NCR, जैसा कि आपको पता है NCR q रेज टू द पावर n माइनस r p रेज टू द पावर r, ठीक है, वेयर r इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, ये 7 तक जा सकता है क्योंकि 7 टाइम्स पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये 7 ले सकता है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि वैल्यू लगा देंगे, तो वैल्यू लगा देंगे तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 7 CR, p q की वैल्यू कितनी है 5/6 की पावर n माइनस r मीन्स 7 माइनस r, और p की वैल्यू कितनी है 1/6 की पावर r, ठीक है बेटा। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है फर्स्ट, हमारे पास कंडीशन क्या है कि नो सक्सेस का मतलब ये हुआ कि px इक्वल टू 0, एक सक्सेस होती तो px इक्वल टू 1 के लिए निकालते, ठीक है ना। अगर 2 सक्सेस की बात करता तो x इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना था। आपको कह रहा है कि नो सक्सेस का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, इसका मतलब r की वैल्यू क्या मिली आपको 0 मिल गई, r की वैल्यू 0 मिल गई, यहाँ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7C0 5/6 की पावर 7 माइनस 0 और 1/6 की पावर 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7C0 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा 5/6 की पावर 7, ये हमारे पास पहली प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है ना। ये नो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 5/6 की पावर 7, ठीक है ना। ध्यान रखना जितने टाइम्स हम जो ट्रायल्स हो रहे हैं हमारे पास, जितने टाइम्स ये जो डाइस को थ्रो किया जा रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 इक्वल टू 1 होगा। ध्यान रखना जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती हैं वो सबका सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो देखो 0 से लेकर के 7 तक, जैसे अभी बताया था, सबका आंसर निकाल लेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा सबका वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये फाइंड करना होता है तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, इन 2 की वैल्यू फाइंड करनी होती है हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। कभी कभी वो एटलीस्ट बना लेता है कि एटलीस्ट 7 सक्सेस या एटलीस्ट 6 सक्सेस आनी चाहिए, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 6 सक्सेस का मतलब ये है कि कम से कम 6 सक्सेस है तो 6 और 7 को ऐड कर देना है आपको। अब एट मोस्ट 6 की बात कर रहा है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 की बात कर रहा है तो 6 से पहले सारे ऐड करने होंगे आपको, तो इसका मतलब ये है कि हम 7 को 1 में से माइनस कर देंगे तो 6 से पहले के सारे आ जाएंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। अब कहता है सेकेंड है कि 6 सक्सेस आनी चाहिए, तो बेटा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 लगा देंगे बस इसमें, तो x इक्वल टू 6 के लिए हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 के लिए सेकेंड है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 के लिए क्या हो जाएगा 7C6, q की पावर कितनी है 5/6, तो 5/6 की पावर 6 7 माइनस 6 1 इंटू 1/6 की पावर r, और r की वैल्यू कितनी है 6, तो बेटा 7C6 कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5/6 और इंटू 1/6 की पावर, और ये 6 भी लगा दूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 अपॉन 6 की पावर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब वो कहता है थर्ड में एटलीस्ट 6 सक्सेसेस, एटलीस्ट 6 सक्सेसेस का मतलब ये है कि कम से कम 6 सक्सेस आनी चाहिए, तो कम से कम 6 आनी चाहिए, मतलब 7 भी हो सकती है। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7, इन दोनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है बेटा, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। वो कह रहा है कम से कम 6 सक्सेस आनी चाहिए, तो इसका मतलब कम से कम 6 तो 7 भी तो आ सकती हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा 7 भी आ सकती हैं। तो इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि इन सारी वैल्यू का सम कितना होता है, 1 होता है। तो मैं अगर इनकी वैल्यू को मुझे ऐड करना है, ठीक है बेटा, तो देखो x = 6 और x = 7 का आंसर निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बेटा करिए, थर्ड है हमारे पास एटलीस्ट 6 सक्सेसेस, तो प्रोबेबिलिटी x > 6, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी x = 6 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 7, दोनों के ऐड करने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी x = 6 कितना हो जाएगा बेटा, तो 6 के लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 7c6, वो है ही हमारे पास, देखो अभी दे रखा है हमने, x = 6 के लिए निकाला था, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 7c6 5/6 की पावर 1 1/6 की पावर 6 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 7 के लिए 7c7 5/6 की पावर 7 - 7 0 1/6 की पावर 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो बेटा 7c6 7 मल्टीप्लाई 5/6 और इंटू 1/6 की पावर 6 प्लस 7c7 1 इंटू 5/6 1 इंटू 1/6 की पावर 7। अब इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो 7 5 या 35 35/6 की पावर 7 प्लस यहाँ है 1/6 की पावर 7, तो देखो 35 और 1 कितना हो जाएगा 36/6 की पावर 7, और इसको मैं लिख दूंगा 6 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी तो 1/6 की पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 6 की पावर 2 है, ऊपर कट जाएगा, 6 की पावर 2 कट जाएगा तो 6 की पावर 5 रह जाएगा, तो 1/6 की पावर 5, ये एटलीस्ट 6 सक्सेसेस का केस हो गया। अब कह रहे हैं लास्ट में एट मोस्ट 6 सक्सेसेस, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब x = 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 तक जा सकता है। इसका मतलब है कि मेरे को इसका आंसर फाइंड करना है, इन सब का निकालना है। x = 0 1 का केस, 2 का केस, 3 का, 4 का, 5 का, 6 तक का सारे केस ऐड करने होंगे, तभी तो मेरे पास एट मोस्ट 6 सक्सेसेस आएगा। एट मोस्ट का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6, कम से कम तो कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे केस ऐड करने होंगे। तो इसके लिए मेरे को सारे केस ऐड ना करके मैं क्या करूँगा कि Px = 7 का केस 1 में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सबकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो बेटा Px = 7 का केस फाइंड करके आपको क्या करना है 1 में से माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x < 6, वो कह रहा है x की वैल्यू 6 या 6 से छोटी सारी होनी सकती हैं, तो बेटा इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी x = 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 6। इन सब का आंसर मेरे को फाइंड करना है, ठीक है ना। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी x = 7 भी इसके अंदर ऐड होता तो आंसर 1 हो जाता। तो बेटा मैं क्या करूँगा कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी x = 7 का केस मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सारे केस मिल जाएंगे। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x = 7 की, देखो प्रोबेबिलिटी अभी हम निकाल चुके हैं, देखो ये रही कितनी है 1/6 की पावर 7। तो बेटा ये आंसर हो जाएगा आपका 6 की पावर 7 माइनस 1/6 की पावर 7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4th के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, in a hurdle race a player has to cross 10 hurdles. In a hurdle race a player has to cross 10 hurdles,
एक हर्डल रेस हो रही है, उसमें 10 हर्डल को क्रॉस करना है किसी प्लेयर को, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर each hurdle is 5/6, ठीक है ना। प्रत्येक हर्डल को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he will knock down fewer than 2 hurdles, ठीक है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल्स। देखो हर एक हर्डल को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, लेकिन मेरे को क्या करना है कि मुझे जो पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि कम से कम, मतलब कम से कम क्या, 2 हर्डल से कम, ठीक है ना, वो गिरा देगा, मतलब उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। 2 हर्डल से कम तो हो सकता है 0 हर्डल को क्रॉस ना कर पाए, ठीक है ना, मतलब 0 हर्डल को गिराएगा या फिर 1 हर्डल को गिराएगा, ठीक है ना। यही तो मतलब है कि वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये बताइए कि 2 हर्डल से कम को वो क्या कर देगा, गिरा देगा। 2 हर्डल से कम गिरा देगा, इसका मतलब 1 गिरा देगा या 0 गिरा देगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैं गिराने को सक्सेस मान लूँ ना यहाँ पे, बस सीधी सी बात है कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि इतनी गिरा देगा, तो मैं गिराने की वाली की जो गिरने वाले हर्डल की जो प्रोबेबिलिटी है वही मैं अपनी सक्सेस मान लूँ। तो देखिए लेट P इक्वल टू 1 - 5/6। देखो हर्डल को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है यहाँ, लेकिन मैंने अपनी सक्सेस क्या मान लिया है, गिरने की सक्सेस मान ली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 1/6। तो फिर Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 5/6। मेरे लिए मैंने अपनी सक्सेस किसको माना है कि वो हर्डल को, एक हर्डल को गिराएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। तो मैंने अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस मानी हुई है वो गिराने की, तो गिराने वाले को मैंने अपनी सक्सेस मान लिया, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई गिरने की। और ना गिरने की कितनी है, 5/6 दे ही रखी है कि ना गिरने की कितनी है, 5/6, मतलब वो क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि Q कितना हो गया, 5/6, P कितना हो गया, 1/6। कितने ट्रायल्स ले रहे हैं वो, देखो 10 हर्डल्स हैं, तो N की वैल्यू 10 हो गई, मतलब 10 हर्डल्स लगे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखिए X मैंने मान लिया कि X क्या है, बाइनोमियल वेरिएट है, क्या है कि वो जो ना एक हर्डल को ये प्रोबेबिलिटी है उसकी कि 1 हर्डल को गिराएगा इस प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। तो X हमारे पास बाइनोमियल वेरिएट हो गया, जो क्या वैल्यू ले सकता है, 0 से लेकर के 10 तक वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। 0 हर्डल गिर जाए, 1 हर्डल गिर जाए, 2 गिर जाए, 3 गिर जाए, ठीक है, 10 तक गिर जाए, ठीक है ना। तो ये जो ना आपको X हमने मान लिया, लेट X बी द बाइनोमियल वेरिएट, binomial variate that the number of hurdles knocked down, ठीक है ना, that he knocked down, that the player knocked down the hurdles, ठीक है बेटा। Let X be the binomial variate that he knocked down the hurdles, ठीक है ना। वो कितने नंबर ऑफ हर्डल्स, देखो X की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to 10, लेकिन उसने पूछा है कि फाइंड इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल्स। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मेरे को X, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब या तो 1 हर्डल को नॉक डाउन करेगा या 0 हर्डल को नॉक डाउन करेगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मेरे को x इक्वल टू 0 की फाइंड करनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 की फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब 10, देखो n की वैल्यू 10 है, 10C 0। अब मेरे लिए सक्सेस क्या है, सक्सेस तो मेरे पास P है, ये है,
तो इसका मतलब ध्यान रखना कि सक्सेस की पावर हमेशा आर होता है, सक्सेस की पावर आर होता है और फेलियर की पावर क्या होता है, क्यू माइनस आर होता है, ठीक है ना। सक्सेस की पावर एन माइनस आर होता है, सॉरी, ठीक है ना। तो बेटा सक्सेस की पावर आर है तो सक्सेस तो मैंने 1/6 मान लिया, तो 1/6 की पावर 0 इंटू 5/6 की पावर 10 माइनस आर, मतलब एन माइनस आर होता है तो 10 हो गया, प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 के लिए क्या केस बनेगा, 10c1 इंटू 1/6 की पावर 1, क्योंकि सक्सेस की पावर आर, मैंने सक्सेस किसको माना हुआ है 1/6 को, इंटू 5/6 की पावर 10 माइनस 1 9। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10c0 1, 1/6 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 5/6 की पावर 10 प्लस 10c1 10 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 5/9 की 5/6 की पावर कितना 9, ठीक है ना। अब देखो 5/6 की पावर 10 है, यहाँ 5/6 की पावर 9 है, 5/6 की पावर में 9 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 5/6, तो यहाँ बच जाएगा, 5/6 की पावर 9 कॉमन ले लिया मैंने, तो 10/6 यहाँ बच गया, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा से 5/6 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 और 10 कितना हो जाएगा 15/6 हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 5/2 इंटू 5/6 की पावर 9। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी होगी जब वो कम से 2 से कम हर्डल को गिरा देगा, ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है। क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4th rows ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। फाइंड द binomial distribution, find the binomial distribution, find the binomial distribution of number of doublets, of number of doublets in 4th rows, in 4th rows of a pair of dice, of a pair of dice। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेयर नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4th rows ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। अब पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं बेटा, कितने सैंपल पॉइंट आएंगे हमारे पास 36। अब 36 सैंपल पॉइंट होंगे तो डबलेट कितने होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ डबलेट, नंबर डबलेट्स होते हैं बेटा हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हमारे पास होते हैं डबलेट, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल जो सैंपल स्पेस के जो पॉइंट होंगे वो कितने हैं 36, ठीक है। नंबर ऑफ डबलेट हमारे पास कितने, देखो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जाएगा 36 सैंपल पॉइंट आएंगे, उनमें से नंबर ऑफ डबलेट कितने होंगे हमारे पास 6। तो बेटा प्रोबेबिलिटी मैं मान लूँ जो मेरी सक्सेस है, मुझे डबलेट लाना है तो डबलेट की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/36, दैट इज इक्वल टू 1/6। तो क्यू कितना हो गया, फेलियर की कितनी होगी 5/6, क्योंकि पी और क्यू का सम हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए पी 1/6 है तो क्यू कितना हो गया 5/6। तो अब वो कह रहा है कि इन 4th rows ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, 4th रो करने हैं तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 4 हो गई। तो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है तो सारे केस लेने पड़ेंगे बेटा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर वेयर एन सी आर, ठीक है ना, p की पावर r, p कितना है मेरे पास 1/6 की पावर r इंटू 5/6 की पावर n माइनस r, ठीक है ना, वेयर r इक्वल टू 0 1 2 कहाँ तक जाएगा, 4th रो है तो 4 तक जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आपको सबका निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का फाइंड करिए,
प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 का निकालेंगे। ये एक्स हमने क्या माना हुआ है, बाइनोमियल वेरिएट है, कहाँ तक लाई करेगा 0 to 4। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, आप देखो n की वैल्यू 4 है तो 4c0 1/6 की पावर 0 5/6 की पावर 4 - 0। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 1 और ये भी 1, ये हो जाएगा 5/6 की पावर 4। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, 4c1 1/6 की पावर 1 5/6 की पावर 3, क्योंकि 4 - 1 3 होता है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 4c1 4 इंटू 1/6 इंटू 5/6 की पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, देखो 5 की पावर 4 और 6 की पावर 4 को भी हम लिख सकते हैं। 5 की पावर 4 कितना हो गया, 625 अपॉन 6 की पावर 4 कितना हो गया, 1296 होता है। ठीक है ना, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 × 36 करके देख लो। ठीक है बेटा, 1269, हाँ 1296 होता है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 125 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 125 × 4, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 6 की पावर कितना हो जाएगा 4, मतलब वही 1296, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब लिखिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए 4c2 1/6 की पावर 2 5/6 की पावर 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 1/6 मतलब 1/6 की पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 अपॉन 6 की पावर 2, कितना हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू 6 25 इंटू 6 150 अपॉन 1296, ये हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए 4c3 1/6 की पावर 3 5/6 की पावर 1, कितना हो जाएगा बेटा, 4c3 की वैल्यू फिर 4 आ जाएगी, 1/6 का मतलब 1/6 की पावर 3 इंटू 5/6, इसको लिख देंगे 20/1296। अब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 4c4 1/6 की पावर 4 5/6 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 4c4 1/6 की पावर 4 मतलब 1/6 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1/1296। तो बेटा ये सबकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 से लेकर के 4 तक। तो यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ठीक है ना, इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। कैसे करेंगे, टेबल बना देंगे, बस टेबल बनानी है आपको। और जैसे हम टेबल पहले बनाते थे, देखो ये टेबल हम अगर बनाएं तो कैसे बनेगी, प्रोबेबिलिटी ये x और ये px, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है ना, x इक्वल टू 0 0 पे केस पे कितना है 625 1296 500 अपॉन 1296 150 अपॉन 1296 20 अपॉन 1296 1 अपॉन 1296, ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, सबको ऐड करके देख लो क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी, 1 मिलनी चाहिए। देखो 625 और 500 1125 1125 और 150 1125 1175 1275 1275 और 20 1295 1295 और 1 कितना हो गया 1296। तो 1296 बाई 1296 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से ये आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टूडेंट देखिए मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट इसका टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी का मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए बेटा मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, आपने देखा होगा कि जो एक्स बाइनोमियल वेरिएट होता है उसके जो 2 पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, एक तो एन होता है और एक पी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मीन होता है, मीन की बात करते हैं तो मीन होता है एन इंटू पी।
ध्यान रखना मीन का फॉर्मूला है n इंटू पी, ठीक है ना। मीन कैसे निकालेंगे, n इंटू पी से, और वेरिएंस कैसे निकालेंगे बेटा, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन पी क्यू, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। बस दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। बस आपको मीन और वेरिएंस फाइंड, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप मीन वेरिएंस दोनों फाइंड कर सकते हैं। मीन का फॉर्मूला n इंटू पी, वेरिएंस का फॉर्मूला n इंटू पी इंटू क्यू। तो बेटा क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहली बात यह है कि कभी कभी पूछ लेता है कि मीन और वेरिएंस में कौन सा वैल्यू ग्रेटर होता है, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर है या वेरिएंस ग्रेटर है, ठीक है ना। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मीन बड़ा होता है या वेरिएंस बड़ा होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, मीन माइनस वेरिएंस, मीन माइनस वेरिएंस इक्वल टू, देखो मीन की वैल्यू कितनी है एन पी और माइनस वेरिएंस एन पी क्यू, ठीक है। इसमें से एन पी कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 माइनस क्यू, एन पी इंटू 1 माइनस क्यू तो पी होता है, क्योंकि आपको पता है p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसलिए 1 माइनस क्यू कितना हो जाएगा p हो जाएगा। तो ये क्या बन गया एन पी स्क्वायर। तो आप ये देखो कि एन पी स्क्वायर तो क्या है हमारे पास, एन पी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है कि मीन में से वेरिएंस माइनस किया, आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया इसका मतलब ये हुआ कि मीन माइनस वेरिएंस कितना है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ कि मीन ग्रेटर देन वेरिएंस। ध्यान रखना है कि मीन हमेशा वेरिएंस से ग्रेटर होता है, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ द mean and variance of a binomial distribution is 4 and 4/3। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 4 and 4/3। तो फाइंड करना है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, आपको एन पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप फॉर्मूला यूज़ करते थे, एन पी आर पी रेस टू द पावर आर क्यू रेस टू द पावर एन माइनस आर, वेयर आर बिलोंग्स टू 0 1 2 3 अप टू n तक, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या है हमारे पास, देखो ये मीन है, ये मीन है, तो एन पी की वैल्यू कितनी हो गई 4, और ये वेरिएंस है, वेरिएंस की वैल्यू कितनी हो गई एन पी क्यू इक्वल टू कितना 4/3। ये इक्वेशन 2 हो गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो एन पी की वैल्यू 4 यहाँ लगा दूँ मैं, तो एन पी की जगह पे यहाँ 4 लगा दूंगा, तो 4q इक्वल टू 4/3, देन q इक्वल टू 1/3 आ गया। और जब q 1/3 आ गया तो बेटा p कितना हो गया 2/3 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि p और q दोनों क्या होते हैं 1 होते हैं, दोनों का सम 1 होता है। तो p 2/3 आ गया, तो q की वैल्यू क्या हो गई 1/3 हो गई। अब p की वैल्यू 2/3 है, q की वैल्यू 1/3 है, तो p की वैल्यू बेटा 2/3 मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा, ठीक है ना। p की वैल्यू 2/3 में यहाँ यूज़ कर लूँगा, तो n की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट n इंटू पी की वैल्यू क्या लगा दूँ 2/3 इक्वल टू 4। तो बेटा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब n की वैल्यू 6 आ गई मेरे पास, p की वैल्यू 2/3, q की 1/3, n की वैल्यू 6। आंसर क्या फाइंड करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब देखो n की वैल्यू बेटा 6 आ गई, तो x जो बाइनोमियल वेरिएट है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 से लेकर के 6 तक ले सकता है। अब उसने पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कितना होगा। तो बेटा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6। ये मेरे को फाइंड करना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का केस ले रखा है, इसका मतलब 1 और 1 से बड़े केस। तो बड़े के लिए हमने
6 तक जाना होगा, ठीक है ना। तो अब देखो कि ये सारे केस मुझे निकालना थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है यहाँ पर, तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इनका सम, अगर इसमें प्रोबेबिलिटी x = 0 भी ऐड होता तो आंसर क्या होता, मेरे पास 1 होता। जैसे मान लीजिए कि मैं जानता हूँ प्रोबेबिलिटी x = 0 से x = 6 तक का आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी x = 0 माइनस कर दूंगा, तो जिससे मेरे पास ये पूरा आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x = 0 का केस क्या हो जाएगा, NC0। NC0 का मतलब 6C0 सक्सेस की पावर, मतलब p की पावर r, p कितना है 2/3, 2/3 की पावर 0, q की पावर 1/3 की पावर कितना 6 - 0 6 हो गया। तो बेटा ये बन जाएगा 1 - 6 0, 1 2/3 की पावर 0, ये भी 1, और 1/3 की पावर 6 हो गया। अब 3 की पावर 6 हो गया बेटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया 27 मल्टीप्लाई 27 का स्क्वायर कितना होता है 9, 189 और 54 9 और 729। तो बेटा 729 - 1 728 अपॉन 729, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये जो हमारे पास क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी x > 1 का केस बन गया मेरे पास। ये क्या हो गया 728/729, ठीक है बेटा। तो देखिए बच्चों, द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 15 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 117। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, सम ऑफ मीन और वेरिएंस का दोनों का सम गिवन है 15 और उनके स्क्वायर का सम गिवन है 117। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन गिवन np प्लस np³ इक्वल टू 15 है इक्वेशन 1, और n² p² प्लस n² p² q² ये गिवन है आपको 117। दूसरा इक्वेशन कह रखा है कि मीन और वेरिएंस दोनों का सम है 15। देखो np और npq, np क्या होता है मीन, npq क्या होता है वेरिएंस। np और npq का सम कितना है 15 और इनके स्क्वायर का सम है कितना 117। तो मैं इसको क्या करूँगा कि इसमें से बेटा np कॉमन आ रहा है, np कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा मेरे पास 1 + q इक्वल टू 15, और यहाँ से n² p² कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 1 + q² इक्वल टू 117। तो देखिए ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा कि इसको मैंने थर्ड मान लिया और इसको मैंने फोर्थ मान लिया। अब मैं थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा n² p² 1 + q का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, ठीक है ना, ये बन गया। और एक इक्वेशन मेरे पास फोर्थ है, ये इसको मैंने 5 मान लिया, फिफ्थ इक्वेशन मान लिया, और ये फोर्थ इक्वेशन मेरे पास है n² p² 1 + q² इक्वल टू 117, ये मेरे पास फोर्थ है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, 4 को 5 से डिवाइड कर दो तो बेटा ये हो जाएगा n² p² 1 + q², ठीक है ना, या 5 को 4 से डिवाइड कर दो, 5 को 4 से कर दीजिए 5 और ये 4। वैसे किसी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो बेटा ये हो जाएगा n² p² 1 + q का स्क्वायर अपॉन n² p² 1 + q² इक्वल टू 225/117, ठीक है, ये बन जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूँ बेटा तो कितना हो जाएगा 1 + q² + 2q अपॉन 1 + q² इक्वल टू 225/117, ठीक है ना। अब मैं इसको सेपरेट कर दूँ, देखो ये मेरे पास मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 + q² अपॉन 1 + q² प्लस 2q अपॉन
1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 225/117। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2q अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 225/117 माइनस 1 हो जाएगा इस जगह। तो इधर मैंने इसको भेज दिया राइट साइड में, और 1 चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 225 माइनस 117, 225/117 ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। और ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 0108/117 हो जाएगा, ठीक है ना। 108/117 हो गया। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, या फिर देखो ये कट भी रहा है, किससे कट रहा है, किससे कट रहा है ये कट रहा है बेटा 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। देखो कितना हो गया, 9 से कैंसिल हो रहा है ये, 9 बन जा 9, 9 टू जा 18, 12 बाई, और 9 से हो गया 9 बन जा 9, 9 3 जा 20, 12/13 ये हो गया। अब मैं इसका बेटा रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2q इक्वल टू 13/12। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो CND रूल क्या होता है 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है ना। 13 प्लस 12 अपॉन 13 माइनस 12। तो बेटा ये फॉर्मूला बना 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये बना 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया ये मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब इसके आगे क्या हो जाएगा 1 प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू की वैल्यू 5 हो जाएगी। देखो अब मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को NPQ की वैल्यू फाइंड करनी है बस, बाकी मेरे को और कुछ नहीं करना, ठीक है बेटा। तो देखिए 1 प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस क्यू इक्वल टू 5 माइनस 5q, और इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 6q इक्वल टू 4, और दैट q इक्वल टू 2/3। देखो q की वैल्यू 2/3 आ गई। जब q की वैल्यू 2/3 है, ठीक है, देन p कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का सम कितना होता है वो 1 होता है। तो q 2/3 हो गया, p 1/3 हो गया, तो n की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। अब देखो ये वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा, n की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो n कॉमन ले लो यहाँ से, तो बेटा n कॉमन ले लिया मैंने, तो देखो p की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, ठीक है ना, प्लस pq का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2/9, ठीक है ना, इक्वल टू 15। तो ये n इंटू ये ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 8/9 इक्वल टू 15। यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू 9/8, ठीक है ना, 15 इंटू 9/8 कितना हो जाएगा ये 8/9, हाँ ठीक है। PQ ये हो जाएगा हमारे पास 8/9 और 9 इंटू 15 ये बन जाएगा। हाँ बेटा, तो देखो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई कि 2/3, देखो ये जो है ना NP अगर मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो P प्लस PQ इक्वल टू 15। तो देखो P की वैल्यू तो मेरे पास 1/3 है ना, तो यहाँ पर 1/3 कर दीजिए, और इनको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 5/9। तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 9/5 हो जाएगा, यहाँ पे 9/5 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो बेटा n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 27। n की वैल्यू 27 हो गई, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे लिखेंगे, देखो ये लिखना है आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r, ठीक है ना, x इक्वल टू r इक्वल टू NCR, n की वैल्यू कितनी है 27 CR, p की वैल्यू कितनी है 1/3 की पावर r, फिर q की वैल्यू कितनी है 2/3 की पावर 27 माइनस r, वेयर r इक्वल टू
0 1 2 3 अप टू 27। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना था, एन की, पी की और क्यू की वैल्यू लगानी थी। तो इस तरीके से बेटा ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, बर्नौली ट्रायल्स वगैरह, ये सारा आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, वैसे बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कि बस थोड़ा सा समझना है, तो आप सारे क्वेश्चन इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।